हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए अब हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है एयर, और अब ये इसका सेकेंड वीडियो है। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वन। तो इसमें हमने देखा था अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में कि स्ट्रक्चर क्या है और कैसे काम करता है। ओके, तो देखिए, आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा पूरा एटमॉस्फेयर क्या है, मान लीजिए एक बकेट की तरह है। ओके, ऐसे कुछ मान लीजिए, और इसमें कई तरह के लेयर्स लगी हुई हैं, जैसे 1 लेयर, 2 लेयर, 3, 4 और ये 5 लेयर। ओके, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ओके, अब ये जो 5 लेयर्स हैं, इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। आपको याद करवाने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, बस ये जो थर्मोस्फेयर है इसको आपको पढ़ना है आयनोस्फेयर। ओके, आयनोस्फेयर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पर एक लेयर आती है जो आयंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और यही हमारे रेडियो सिग्नल्स को वापस भेजता है, जिसमें हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो हम इसको थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर पढ़ देते हैं। देखिए, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, E I M S T। ओके, EIMST, बस आप सिर्फ इस ऑर्डर को याद रख लीजिए, EIMST, EIMST, एंड दिस इज फॉर व्हाट? T इज फॉर ट्रोपोस्फेयर। याद रखिएगा, जो हम EIMST बोल रहे हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं लिखना। ओके, बस इतना आपको याद रखना है, फिर आपको ये ईजिली हो जाएगा। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, और आयनोस्फेयर का दूसरा नाम क्या है? यस, इट इज थर्मोस्फेयर। ओके, क्या है दूसरा नाम? थर्मोस्फेयर। अब और E इज फॉर एक्सोस्फेयर। चलिए अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर है, पहले तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखिए कि जो हम ट्रोपोस्फेयर पढ़ रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर देखिए इस डायग्राम में कहाँ है, सबसे नीचे। इसका मतलब अर्थ है इसके नीचे। ओके, जो ट्रोपोस्फेयर है इसके नीचे यहाँ पे क्या है? अर्थ है। तो अर्थ के सबसे पास वाली लेयर है, यानी इस पूरे ग्रुप में सबसे पहली लेयर है। ओके, तो जो ट्रोपोस्फेयर है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर है, यानी ये ग्राउंड से 13 किलोमीटर तक की हाइट तक मिलती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, जो हम सांस लेते हैं वो हवा इसी लेयर में प्रेजेंट होती है, यानी ऑक्सीजन। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, यानी मौसम वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं, बारिश होना, हवा चलना, एवरीथिंग, ओके, बादल का चमकना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वहीं पर होती हैं। अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। तो अबव द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर पाया जाता है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पाया जाता है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। देखो, ये है ट्रोपोस्फेयर और इसके ऊपर है SS, स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटोस्फेयर। Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक होता है। This layer is almost free from clouds and associated with weather phenomena, making condition for most ideal for flying airplane. अब आपने क्या देखा था? आपने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर में सारे मौसम की घटनाएं होती हैं। इसका मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में मौसम की घटनाएं नहीं होती, ना के बराबर होती। यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई भी बारिश वारिश वाला काम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्लाउड फ्री जोन मिल जाता है हमको। तो क्लाउड फ्री जोन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम जो एयरप्लेन हैं उनको फ्लाई करने के लिए आइडल सिचुएशन मिल जाती है, राइट। अब क्या होता है, वन इम्पॉर्टेंट फीचर
of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. अब ये जो stratosphere है यहाँ पर ओजोन मिलती है, ये देखिए. ओके, ये ओजोन क्या करती है? वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज. अभी ऊपर आपने देखा था कि सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, उनसे हमें कौन बचाता है? ओजोन बचाता है. ओके, नाउ कंटिन्यूइंग, मेसोस्फेयर देखते हैं क्या है. दिस इज द थर्ड लेयर. देखिए डायग्राम में 1, 2 एंड 3 ये थर्ड लेयर है. ओके, तो ये थर्ड लेयर है. इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है. ओके, इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. इसकी हाइट 80 होती है. देखिए, ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर था, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक था, और जो मेसोस्फेयर है वो 80 किलोमीटर तक है. यहाँ और क्या होता है? मेटेरॉइड्स. यस, वही टूटते तारे. ओके, वो जब अर्थ के स्पेस पर एंटर करते हैं, स्पेस से अर्थ में आते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो यहाँ पर मेसोस्फेयर वाली लेयर में आते ही क्या करते हैं? जलना शुरू करते हैं. ओके, तो इसी लेयर में हमें ये घटना मिलती है कि यहाँ पर मेटेरॉइड्स आते हैं. ओके, अब देखते हैं थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर का एक और नाम अभी आपको बताया था. यस, आयनोस्फेयर. ये देखिए, ये दिया हुआ है. ओके, अब ये जो आयनोस्फेयर है, इसकी का नया नाम है थर्मोस्फेयर. इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट. अब इस लेयर पे क्या होता है? जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है. ओके, आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर. इसी लेयर में आयनोस्फेयर भी मिलती है. इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 से 400 किलोमीटर तक की हाइट तक ये लेयर हमें मिलती है. दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर दिस केयरफुली. कौन सी लेयर हमें रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है? तो थर्मोस्फेयर. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं अर्थ से, वो वापस जैसे ब्रॉडकास्टिंग होती है टेलीविज़न में किसी प्रोग्राम की या रेडियो में, तो वो जो सेंटर होता है वहाँ से, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. जैसे ये पूरा सेंटर है. ओके, उनका ये एंटीना है, उन्होंने यहाँ से सिग्नल्स को भेजा. ओके, तो ये ऊपर जाएगा कौन सी लेयर तक? थर्मोस्फेयर तक. थर्मोस्फेयर में आयनोस्फेयर प्रेजेंट है. वो क्या करेगा? इस ट्रांसमिशन को वापस से अर्थ पे भेजेगा, और फिर ये हमारी टीवी और रेडियो में कैच करने शुरू हो जाएगा. इस तरह से पूरा सिग्नल चलता है. देन अगला क्या है? अगला है एग्जॉस्फेयर. ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट इज़ नोन एज एग्जॉस्फेयर, यानी सबसे बाहर की लेयर है. दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर. इसमें हवा बहुत कम होती है. गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर. जो गैसेस हैं हीलियम और हाइड्रोजन, वो यहाँ पाई जाती हैं, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं? इस एग्जॉस्फेयर को छोड़ करके स्पेस में पहुँच जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. हमने अभी देखा था वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में, कि कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो किस तरह से वेदर एंड क्लाइमेट पर असर पड़ता है. ओके, तो आप देखते हैं वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है. इज इट गोइंग टू रेन टुडे? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? How many times we have heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day match. जब मैच होता है तो जो अनाउंसर होते हैं, जो कमेंटेटर होते हैं, वो ज़रूर आपने सुना होगा कि हो सकता है आज बारिश हो सकती है, हो सकता है आज बहुत अच्छी धूप निकले. ओके, तो वो ऐसे प्रिडिक्शंस निकालते हैं. तो एक्चुअली वो क्या कर रहे होते हैं? वो बता रहे होते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो कैसी हो सकती है थोड़ी देर में या ड्यूरिंग द मैच, ताकि मैच ना खराब हो जाए. इफ़ यू इमेजिन अवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स. अगर हम इमेजिन करें कि हमारी बॉडी रेडियो है और हमारा माइंड क्या है? स्पीकर, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेदर एक ऐसी चीज़ है जो तुरंत बदलता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग क्या है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है. इट कीप्स ऑन
चेंजिंग, तो इसी तरह से जो वेदर है वो भी चेंज होता रहता है। अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वेदर, वो एक्चुअल में है क्या? तो वेदर इज द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो वेदर होता है वो आवर टू आवर या डे टू डे जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो कंडीशन होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनको कहा जाता है वेदर। देखिए, इसे हिंदी में कहा जाता है मौसम। क्या कहा जाता है? यस, वेरी गुड, मौसम कहा जाता है। ओके, अब ये जो मौसम होता है ये हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कभी तेज़ धूप निकल रही होती है तो कभी धूप गायब हो जाती है, अगले ही पल हो सकता है कि बारिश हो जाए। ओके, तो जो जल्दी जल्दी घटनाएं आसमान में या एटमॉस्फेयर में बदलती रहती हैं उन्हें हम कहते हैं वेदर। यस, अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल। गर्म और ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिड यानी ऐसा मौसम जब हवा में बहुत सारी नमी है, ओके, तो इससे हमें परेशानी हो सकती है, चिड़चिड़े हो सकते हैं, क्योंकि ना हम बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही ह्यूमिड क्लाइमेट जो चिपचिपा होता है, आपको बहुत गर्मी लगती है, अनईजी लगती है। येस, अ प्लेजेंट breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. Okay, अगर अच्छी हवा चल रही है, ठंडा मौसम है, तो हम बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं चलो चलो आज हम घूमने चलते हैं या पिकनिक पे चलते हैं। ओके, तो जो ये वेदर होता है इट चेंजेस ड्रामेटिकली, ये हर दिन बदल सकता है। आज मान लीजिए बारिश हो रही है, हो सकता है कल बारिश ना हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो जाए, अभी कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद बारिश हो जाए, है ना। तो ये कभी भी बदल सकता है, घंटों में बदल सकता है, दिनों में बदल सकता है, हफ्तों में बदल सकता है, बस यानी जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है। However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. जबकि यही सारी सिचुएशन अगर किसी जगह पर लंबे समय तक है तो वो क्या होता है, उसे तब मौसम नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है क्लाइमेट। ओके, नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्टर्स? आपने जब न्यूज़ देखा होगा तो उसमें वेदर फोरकास्ट दिखाते हैं। वेदर फोरकास्ट यानी हर 2-3 दिन की जो चेंजेस हो सकते हैं एटमॉस्फेयर में वो दिखाया जाता है। आपने देखा होगा, उसमें बताते हैं कि बादल छाए हुए हैं या अच्छी धूप रहेगी या मौसम ख़राब हो सकता है। ये चीज़ें किसकी बताते हैं? ये क्लाइमेट की कभी नहीं बताई जाती है, ये वेदर के लिए बताया जाता है। ओके, अब देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो वेदर एंड क्लाइमेट पर असर डालते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा पहला है टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर, अब आप सारे बच्चे समझ गए होंगे, हम उतनी देर से टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। यस, जो गर्म या ठंडा जो हमें फील होता है उसे ही हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमें गर्मी लगती है तो एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर में जो गर्मी होती है उसकी वजह से लगता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसी के मेजरमेंट को ही टेम्परेचर बोला जाता है। ओके, नाउ टेम्परेचर, यहाँ देखिए टेम्परेचर किसे नापा जाता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। यस, तो थर्मोमीटर कुछ ऐसा दिखता है, और एक और होता है जो इसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, जिसे हम अपना फीवर या बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। एक इंस्ट्रूमेंट है रेन गेज, जिससे हम रेनफॉल कितनी हो रही है वो नाप सकते हैं। बैरोमीटर है, बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नाप सकते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, ये देखिए, जैसे आपने देखा भी होगा कई जगह पे, ये डायरेक्शन दिखाता है, विंड वेन, जिससे हम विंड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। ये जो टेम्परेचर होता है सिर्फ दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि हर मौसम में बदल जाता है। दिन और रात में कैसे होता है? देखिए, दिन में गर्मी पड़ती है खूब तेज और
रात में ठंडी पड़ती है। लेकिन जैसे ही मौसम बदलते हैं तब भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे गर्मियों में, गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, बहुत ठंडा पड़ता है, टेम्परेचर बदलता रहता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसुलेशन। इंसुलेशन ही है जो हर जगह का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। इंसुलेशन क्या है, देखिए ध्यान से, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ओके, तो इन 3 शब्दों को जोड़ करके बना है इंसुलेशन। और इंसुलेशन क्या होता है, इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो अर्थ से, जो सन से रेडिएशन आते हैं, अर्थ पर एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है, उसे ही इंसुलेशन कहा गया है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ओके, क्या होता है, मान लीजिए ये अर्थ है तो, और ये सन है। सन क्योंकि दूर है इसलिए इसे छोटा बनाया गया है। सन से जो हीट आती है वो अर्थ के किसी कुछ रीजन में डायरेक्ट पड़ती है, जैसे इक्वेटर, और उसके आसपास के रीजन में क्या होता है, वो सीधी पड़ती है। ओके, तो इन एरियाज में, यानी यहाँ तक बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। लेकिन पोल्स पर आपने क्या सीखा था पिछले चैप्टर्स में, कि यहाँ पे लाइट ज़्यादा नहीं आ पाती है, सन से हीट नहीं आ पाती है, तो ये क्या है, इलाके ये ठंडे होते हैं। हम इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होनी शुरू होती है। क्यों, क्योंकि इंसुलेशन यहाँ नहीं आता है, या सन की हीट इतनी ज़्यादा नहीं आती है। इसीलिए क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, और इसी तरह से टेम्परेचर कम होते रहता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। अब आप समझ गए होंगे क्यों स्नो से कवर्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सन की हीट तो पहुँचती नहीं है, सन की हीट नहीं पहुँचेगी तो वो पिघलेंगे नहीं। If the Earth's temperature rises too high, it becomes too warm for the crops to grow. जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्रॉप्स उगाने के लिए कंडीशंस बन जाती हैं। ओके, और ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर थोड़ी सी मुश्किल आएगी क्रॉप्स को उगाने में। टेम्परेचर इन द सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। जो शहर होते हैं, शहरों में टेम्परेचर या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है व्हेन वी कंपेयर टू विलेजेस। ऐसा क्यों होता है, ज़रा सोचिए तो। क्योंकि सिटीज़ में पेड़ पौधे एक तो थोड़े कम होते हैं, घर बहुत ऊंचे ऊंचे और पास पास बने होते हैं, और क्या होता है, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। गाड़ी से क्यों बढ़ता है, आपने अभी देखा था, उसमें से धुआं बहुत निकलता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह का एब्जॉर्ब करता है, आगे नहीं जाने देता है और टेम्परेचर बढ़ा देता है। द कंक्रीट एंड द मेटल्स इन द बिल्डिंग्स and the asphalts of road gets heated up during the day. This heat is released during the night. और जो बिल्डिंग्स बनी है उसमें वो पक्की बिल्डिंग्स बनी है, यानी सीमेंट की, कंक्रीट की बनी हुई है, उसमें मेटल भी लगा है, तो और सड़कें भी पक्की बनी हुई हैं, तो ये सब क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। Also, the crowded high-rise building of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the city. तो और क्या करती हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं वो भी बहुत पास पास बनी होती हैं, क्राउडेड होती हैं, भीड़ भाड़ वाली होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सिटी का जो टेम्परेचर है वो गर्म होने लगता है। क्यों गर्म होने लगता है, क्योंकि गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी है और वो पूरे को एब्जॉर्ब करती रहती है। ओके, चलिए देखते हैं, डू यू नो हमारा ब्लू बॉक्स। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। जैसे आपका स्केल होता है, ओके, आपका स्केल इस तरह से कुछ बना होता है, ओके, उसमें सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0, फिर उसके बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे ये आगे बढ़ते जाता है। और ये किस में होता है, ये होता है सेंटीमीटर में या फिर मीटर में, है ना, या फिर किस में हो सकता है, इंचेस में। कई सारी चीज़ें नाम आपने मैथ्स में सुने हैं। ओके, तो इसी तरह से जो टेम्परेचर नापने के लिए जो स्केल बना होता है वो नापा जाता है डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल किसने बनाया था, एंडर्स सेल्सियस ने। ऑन दी सेल्सियस स्केल
0 डिग्री, जैसे यहाँ पर 0 आप देख रहे हो, 0 डिग्री स्टार्टिंग होती है और एंडिंग किस पर होगी टेम्परेचर वाले में, तो 100 डिग्री पर। ओके, तो हमने क्या देखा, 0 डिग्री पर पानी जम जाता है, ओके, बर्फ बन जाता है, और 100 डिग्री पर जब उसे गर्म किया जाता है तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, पूरा उबलने लगता है। ओके, तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, अगला का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू।